टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैदान जंग आप देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त युद्ध का सायरन बज सकता है। पाकिस्तान डरा हुआ है, बौखलाहट में वो बार बार न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत ये जानता है कि पाकिस्तान की कमजोर नब्ज कहां है। आज मैदान जंग में हम पाकिस्तान की इसी शहरत की बात करेंगे जो भारत के शिकंजे में बस आने ही वाली है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये कह रहे थे कि कश्मीर हमारी शहरग है, यानी गले की वो नस जिसके कटने से मौत हो जाती है, और पाकिस्तान की यही नस है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान नाजायज कब्जा जमाए बैठा है। पाकिस्तान इसी को अपने गले की नब्ज मानता है। ये देखिए इस वक्त वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की छवि आपके सामने, लेकिन अब ये गले की नब्ज कटने वाली है क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हाथ से निकलने वाला है। इस बौखलाहट में पाकिस्तान पिछले 10 दिन से लगातार एलओसी पर गोलियां दाग रहा है। बीते 24 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से भारत की करीब 32 से ज्यादा पोस्ट पर फायरिंग की गई है। ये पोस्ट कहां पर है, बॉर्डर के उस पार कौन कौन से टेरर आउटफिट है, इन सभी पर हम डिटेल में करेंगे बात। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल वीके दत्त, मेजर जनरल के सिन्हा इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर आपका। पहला मैप इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं, स्टिक आपके पास है, आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। ये भारत का नक्शा है सर, आप प्लीज यहां आ जाएं, थोड़ा आगे की तरफ आए। ये भारत का नक्शा और भारत के नक्शे से जुड़ा हुआ ये सीमा रेखा आप करना चाहते? जी 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 देखिए, ये आपको समझना है कि ये जब ये दिखाया गया है, ये एलओसी का इलाका है, 740 किलोमीटर का इलाका है। ये एक जगह है जम्मू के पास, जम्मू से आगे पलन वाला एक जगह है, उसको हम जीरो लाइन कहते हैं, वहाँ से ये शुरू होती है। फिर ये पूरी आप 440 किलोमीटर जाती है पीओके का हिस्सा। ये जो मिट गया है, ये देखिए, ये जो जा रही है ये 0 पॉइंट है। इसके बाद आईबी है इधर, ये यहाँ जाती है। उसके बाद ये जो सियाचिन की लाइन है उसको ग्राउंड ऑफ एक्चुअल पोजीशंस कहते हैं, एलसी भी इसका है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड देन इस तरफ आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो चीन की तरफ आता है। जो ये इलाका है इंदिरा कॉल का इलाका है, जो कि काराकोरम के पास से लगता है। तो तकरीबन ये जो पीओके का हिस्सा आप ये दिखा रही हैं, ये पीओके। तो पीओके यहाँ से देखेंगे तो नीलम वैली होकर के ये इलाका पीओके का आता है। सर ये इसको आप थोड़ा सा स्टे करें, अगले मैप को लेकर आए और सिर्फ थोड़ा सा स्टे करें। जी देखिए, ये जो पीओके दिखा रहे हैं पाकिस्तान, ये यहाँ से ऐसे करके ये नीलम वैली तक कहीं आती है। इसके ऊपर का जो ये इलाका आप दिखा रही हैं गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये ऊपरी हिस्सा जो है वो गिलगिट का हो गया और नीचे का हिस्सा बल्टिस्तान का है। और यहाँ पे स्कर्दू इसी पोजीशन पे जी, ये यहाँ है। ये आपका, ये हम इसको यहाँ तक पीओके कहते हैं। ये नीलम वैली का इलाका है। यहाँ से हमारी जो इंडस रिवर निकलती है ऐसे होते हुए ये ऐसे जाती है और ये मंगला हेड के होते हुए नीचे चली जाती है। जो मेन बात समझने की चीज़ें हैं, ये जो इलाका है ये तकरीबन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। यहाँ से जो मैं बात कर रहा हूँ ये इलाका, ये यहाँ तक जी, ये जो इलाका है ये 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का। यहाँ पर एक वैली है, इसका नाम है सस्काम वैली। ये वाला सस्काम वैली जो यहाँ ये दिखा पा रहे हैं, ये पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में दे दिया था। उसी के बगल में जो आप ये देख रही हैं, ये एक्साई चीन का इलाका है जी। ये 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसलिए उसने दिया था कि यहाँ से वो खरमकुरम पास होकर के जो सी पैक अभी बनाया है वो बन सके। हम सिर्फ उस हिस्से पर आएंगे। जरा अगला मैप हमारे सामने रखिए जो अभी जनरल सिन्हा हमें बता रहे हैं कि एक वो इलाका है जो भारत की तरफ है, यहाँ पे हमारे आर्मी के पॉइंट्स हैं, और वहीं दूसरा इलाका जो है वो दूसरा इलाका आता है जिसमें हम मुजफ्फराबाद की बात करते हैं। ये मुजफ्फराबाद यहाँ, ये जगह मुजफ्फराबाद। अगला मैप जरा सामने रखें। इस वक्त भारत का नक्शा आपके सामने, एक तरफ भारत और एलओसी है और दूसरी तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का कुल एरिया 13,397 स्क्वायर किलोमीटर का। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये तमाम इलाके पाकिस्तान के कब्जे में आखिर आए कैसे। इसकी कहानी हम हमारे भारतीय फौज के रिटायर्ड जनरल मेजर से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर टेरर कैंप्स कहाँ चल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ से टेरर आउटफिट्स रेगुलेट किए जाते हैं, उनके लॉन्च पैड्स तैयार किए गए हैं। सर, अगर आप अब हमें बताएं कि इस वक्त
एक वो इलाका है जो भारत के हिस्से का है और वहीं जो दूसरा इलाका है, जरा अगला मैप मेरे सामने रखें। ये देखिए सर, दुनिया अब जी अब्दुल बिन मैं आपका पहला सवाल था कि ये पीओके का इलाका पाकिस्तान के पास आया कैसे। जी ठीक जी। तो ये मैं सारे आपके दर्शकों को हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा। 1947 में भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और उसके पहले उन्होंने ये एक प्रावधान रखा था कि जो भी रियासत भारत के साथ मिलना चाहती है वो भारत के साथ मिल सकती है, और जो रियासत पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती है वो पाकिस्तान के साथ मिल सकती है। वो ये कहा गया था एक तरीके का जनमत संग्रह हो जाना चाहिए कि कौन कहां जाना चाहता है। तो वो मतलब हर एक स्टेट ने अपना अपना उस समय निर्णय लिया, और भारत के अंदर जो 540 के करीब जो हमारी रियासतें थी वो भारत के अंदर विलय होगी, और उसके अंदर 2-3 कंट्रोवर्सी के भी इलाके रहे, जिसको हम हैदराबाद का इलाका बोलते थे, दूसरा जूनागढ़ का था, और तीसरा मसला जो पैदा हुआ कश्मीर का, J&K का, कश्मीर का। तो अभी क्या है कि जो महाराजा था हरीश सिंह, J&K का महाराजा, वो चाहता था कि वो आज़ाद रहे, इंडिपेंडेंट, और वो एक स्विट्जरलैंड के तरीके से ये इलाका हो और दुनिया के सब लोग वहाँ पे आए। तो पाकिस्तान की नजरें थी J&K के ऊपर, उन्होंने वो माना नहीं और पाकिस्तानियों ने हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि हरीश सिंह ने उनको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर भी उसने एक मसौदा पेश किया था, लेकिन पाकिस्तान की फौज नहीं मानी और उनके रजाकार और पाकिस्तानी फौजों ने मिलकर J&K के अंदर दाखिला शुरू कर दिया, लूटपाट, मार काट, रेप शुरू कर दिया। जब हरीश सिंह ने देखा कि ये तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उस समय उसने भारत से मदद मांगी, और भारत ने बोला कि हम आपकी मदद उस हालत में आएंगे अगर आप भारत के साथ विलय होना चाहते हैं। तो उस समय फिर राजा हरीश सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, और वो साइन हो जाने के बाद J&K ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया भारत का हिस्सा एज पर दी ओवरऑल एग्रीमेंट, और उसके चलते भारतीय फौज ने फिर J&K के अंदर दाखिला किया, और पाकिस्तानी रजाकारों को और पाकिस्तानी फौज को आस्ते आस्ते मारते 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 हम उनको लेके चले जा रहे थे J&K के इलाके से, पीछे धकेल के उनको पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। ठीक। अभी जब ये हमारा काम चल रहा था और पाकिस्तान के जो रजाकार और ये फोर्सेस तकरीबन, अगर आप ये मान के चले कि जो अखनूर का एरिया बनता है इधर साउथ में, अखनूर से ऊपर चलते ऊपर आएगा, अब नौशहरा आता है जो अभी हमारे साथ है, नौशहरा का इलाका, जंगड़ का इलाका, ऊपर पुंछ चले जाएंगे, पुंछ के होते घूम के ऊपर लद्दाख का एरिया आ जाता है। तो यहाँ तक भारतीय फौज ने पाकिस्तानियों को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। लेकिन जब ये कार्रवाई चल रही थी भारतीय फौज की, हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू कहाँ चले गए? यूनाइटेड नेशन में। और एडवाइस किसने किया उनको? माउंटबेटन ने, कि आप यूएन में चले जाइए। आप अगर वो यूएन में नहीं जाते तो ये पीओके का मसला होना ही नहीं था आज। There would have been no POK। मैं इसमें सर थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगी, लेकिन जनरल सिन्हा, अभी मैं इन टेरर लॉन्च पैड्स की बात करना चाहती हूं, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ा सिरदर्द है भारतीय फौज के लिए भी और भारत की सरकार के लिए भी। इफ यू कैन एक्सप्लेन कि यहां पर लॉन्च पैड्स तैयार करना और फिर यहां से भारत में बार बार इन्फिल्ट्रेशन करना और बार बार सीज फायर वायलेशन भी जो भारत की तरफ किया जा रहा है, वो कोशिश ये की जा रही है कि जितना नाला वाला एरिया है वहां पर लगातार फायरिंग की जाए कि अगर भारत किसी सर्जिकल स्ट्राइक को भी प्लान कर रहा है तो उसे कामयाब ना होने दिया जाए। तो इस एरिया को एक मैं इंटरवीन करूंगा इससे पहले कि जनरल साहब उसके बारे में बताएं। ये जो यूनाइटेड नेशन में हमारे प्रधानमंत्री चले गए थे, उसके चलते क्या हो गया, ये जो जहां पे हमारी फौजें धक्का मार के लाई थी पाकिस्तानियों को, ये क्या बन गया? सीज फायर लाइन। अभी आप लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल बाद में बना, उसके ऊपर भी आएंगे। 1948 नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल का दर्जा दिया गया शिमला एग्रीमेंट के तहत 1972 में। 1972, लेकिन अब 1948 तक हम
चर्चा करते हैं जी। 1948 देखिए 1948 में जो उन्होंने बताई, इसके अलावा यदि हम गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका देखते हैं तो गिलगित बाल्टिस्तान जो इलाका है वो प्रॉक्सी से पाकिस्तान ने लिया। जब हमारा बंटवारा हुआ तो वहाँ पर एक ब्रिटिश मेजर होते थे और हमारी मेजर विलियम, हाँ एक तो क्या है होता है, एक मिनट, इसमें कुछ फौजें हमारी थी, हम लोगों ने तो ब्रिटिश फौज को नहीं रखा था, उन्होंने ब्रिटिश फौज को रखा था और उन्होंने एक बाय डिज़ाइन वो जा कर के ये पूरा का पूरा इलाका वो पाकिस्तान को उन्होंने दे दिया जी। जो इलाका अभी आप पीओके हम कहते हैं, हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते, ये पीओके और जो गिलगित बाल्टिस्तान जिसको वो नर्दर्न एरिया कहते हैं, दो अलग एरिया हैं। ये इलाका इज विथ मोर और लेस विथ अस, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसी में सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है जो तकरीबन 740 किलोमीटर वो हम लोगों ने 84 में कब्जा कर लिया था। इसी इलाके में, इस इलाके में कारगिल का इलाका पड़ता है, ये कारगिल का इलाका है। यहाँ तक तो नीलम वैली जब खत्म हो जाती है तो कारगिल का इलाका ये है, लद्दाख जिसको हमने बना दिया। अभी हमने क्या किया है, हमने जब इसको बांटा पूरे जम्मू कश्मीर को, आपने एक अलग प्रोविंस बना दिया जी। एक सबसे बड़ी जीत वो है क्योंकि वहाँ पर केवल जो कंसंट्रेशन ऑफ जो लोग थे वो कारगिल के इलाके में, जो कि भारत के साथ वो शायद नहीं हमारे साथ हैं आज के दिन में, जो कश्मीर वैली में वो दिखाई देती है थोड़ा कि ये कुछ कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। उस ऊपर का इलाका पूरा लद्दाखी है, वो टोटली हमारे साथ में, ईस्ट लद्दाख की हम बात करते हैं जी। मैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाह रही हूं जी। आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर, तो देखिए इसको मोटे तौर पे देखिए, आपने बहुत सारे नाम दिखाए, मैं इसको गिनाऊंगा नहीं, ये 38 हैं, 38 हैं, आपने कुछ दिखाए हैं, 38 ऐसे इलाके हैं, उसकी 8 फिगर गट रेफरेंस, 6 फिगर का गट रेफरेंस कहते हैं, जिससे आप आर्टिलरी करेंगे, फायरिंग करेंगे तो वहाँ तुरंत जाएंगे। 8 फिगर में तो आप पिन पॉइंट मार सकते हैं, वो हमारे पास में है। कहाँ है ये? आप क्या लोग समझते हैं कि कुछ लॉन्च पैड है, ऐसा कुछ बना रखा है, ये पूरे आर्मी के पोस्ट हैं, उनके बेसिस हैं, ये कोई ऐसा नहीं मतलब है। ये जितने नाम जितने हैं ये सारे आर्मी के पोस्ट हैं, आर्मी पोस्ट है। वो मान लीजिए ये पोस्ट है, हमारी पोस्ट है, तो वो इलाका हमने लग दिया कि ये लॉन्च करेंगे, वो आतंकवादियों को वहां रखते हैं। और यही रास्ता, ये तो जो मेन उनके पोस्ट के या तो पीछे होता है या आगे, जो लॉन्च एरिया कहते हैं उसको, लॉन्च पॉइंट नहीं होता है। लॉन्च पॉइंट इससे, जैसे ये इलाका हमारा है या हम पाकिस्तानी की चौकी है, इसके पीछे हमने लॉन्च एरिया रखा, वो उनको पूरा खाना मुहैया, ट्रेनिंग शेनिंग सब करवाते हैं उस इलाके। हमारे इसके आगे जहाँ से वो भेजते हैं तो पाकिस्तानी फौज के लोग जाकर उसको सिक्योर करते हैं, सिक्योर कर उसको पकड़ते हैं और फिर जनरल पैटर्न है कि फायरिंग करेंगे इधर से, और उसके बाद ये छोटे छोटे ग्रुप में छोटे छोटे नालों से जो कि है उसमें गाइड का भी प्रोवाइड करते हैं। ये गाइड भी देखिए, एक बैट का नाम आता है, हाँ, तो बैट जो है उसकी एक्शन टीम होती है जिसमें उसके एसएसजी, जैसे अभी आप सुन रही हैं पहलगाम में भी एक एसएसजी का कैप्टन आया था, उसी तरह एसएसजी के रिटायर्ड लोग होते हैं, वो उनके साथ कुछ आतंकवादी संगठन के कुछ पाक आर्मी के लोग होते हैं और फिर वो निकलते हैं उन जगहों से। तो ये कहानी मुझे, और तो ये जो इसलिए आप ये जो कह रहे हैं कि कुछ का नाम इस वक्त हमने बताया है, जिसमें डूंगी है, फिंसा है, पलानी है, तत्ता पानी है, तागोश है, रावलाकोट है, हजीरा, कोटली, निकलियाल, ऐसे कुल मिला के 38 हैं। 38 लॉन्च पैड आप कहें या फिर पाकिस्तानी चौकियां कहें, दरअसल वो आतंकवादियों को समर्थन देने के लिए ही पाकिस्तान यहाँ पर तैयारी करता है। अब बात करते हैं साल 1971 की जंग की, जिसका जिक्र शिमला एग्रीमेंट के बाद, जैसा अभी जनरल दत्ता साहब कह रहे थे, जब पाकिस्तान के गले तक भारत का हाथ पहुंच चुका था। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और इस युद्ध पर अमेरिका की कड़ी नजर थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को पूर्वी पाकिस्तान के बारे में तो पूरा अंदाजा था सर, वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था कि ये तो हमारे हाथ से गया ही, ये पाकिस्तान के हाथ से गया, यहां पर उनका जोर नहीं चलने वाला। लेकिन उनका असली डर था वेस्ट पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े हो जाने का। तब निक्सन ने अपने भरोसेमंद किसिंजर को चीन के पास भेजा कि वो भारत पर प्रेशर बनाए और मिलिट्री मूवमेंट के लिए उन्हें मनाए, क्योंकि इंदिरा गांधी का प्लान सिर्फ ये नहीं था। वो जो 3 प्लान है वो जरा हमारे सामने यहां रख दें, बड़ी स्क्रीन पर ला दें। केवल बांग्लादेश की आजादी का ही प्लान नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान की आजादी का ही प्लान नहीं था, बल्कि फिर दूसरा प्लान यह था
कि पाकिस्तान की सेना को घुटनों पर ला देना, उन्हें कमजोर कर देना। लेकिन निक्सन को सबसे बड़ा डर था इंदिरा गांधी के तीसरे प्लान का, भारत के तीसरे प्लान का, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पीओके को भारत से छीन ले जाए। अब जरा मैप हमारे सामने रख दें, ये कहानी पूरी बता चुकी हूं। तो सर, ये अगर भारतीय सेना 1971 में इसे लेने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, आप कह रहे हैं काफी हद तक आगे पहुंच चुकी थी, फिर कदम पीछे क्यों लिए गए? देखिए, ऐसा है कि इंटरनेशनल और जियो पॉलिटिक्स रिलेशंस के अंदर और जियो स्ट्रेटजी के अंदर अलग अलग मुद्दे होते हैं। कहीं बाहर निकल के दिखाई देते हैं और कहीं नहीं दिखाई देते हैं। 71 की जंग में जो जंग शुरू क्यों हुई, उसका सबसे बड़ा कारण था जो रिफ्यूजी बांग्लादेश के माध्यम से भारत के अंदर आ गए थे और हमारे ऊपर एक बर्डन बन गए थे और हमारी अपनी सिक्योरिटी के ऊपर वो एक तरह का अंकुश था। इसके चलते इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया में बताया कि देखिए, इतना अत्याचार हो रहा है। ऑपरेशन सर्च लाइट जो पाकिस्तान की फौज ने अपने ही अवाम के ऊपर शुरू किया था, लाखों की तादाद में लोगों को मारा गया, औरतों के साथ बलात्कार किया गया, वो थी पाकिस्तान की फौज। ये जो आसिफ, ये जो इनके चीफ हैं जो मुनीर, वो ये बोल रहे हैं साहब टू नेशन थ्योरी, हम इस्लाम हैं। क्या इस्लाम? बेशरम फौज अपने ही अवाम के ऊपर, जो बांग्लादेशी आज के दिन में जो यूनुस साहब दोबारा इनके साथ गले मिलने को तैयार हो रहे हैं, इसी फौज ने बांग्लादेशियों का, बंगालियों का वहां बेड़ा गर्क किया। ठीक है, उसके चलते भारत ने प्लान बनाया कि किस प्रकार से हम बांग्लादेश को आजादी दिलाएं और उनका हक दिलाएं। एक पॉइंट सर, मैं यहाँ पे जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की फौज ने वो तैयारी कर रखी थी कि ये पीओके उनके पास होता। बिल्कुल, मैं उसी में आ रहा हूं जी। अभी क्या हो गया, जो हमने मेन हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, बांग्लादेश को आजाद कराना। तो हमारी जितनी फोर्सेस बांग्लादेश में लगी थी, 13 दिन के ऑपरेशन में हमने बांग्लादेश को लिबरेट करा दिया। और मुक्ति बहनी भी थी, उनके जो लड़ाके थे, उन्होंने भारत की फौज के साथ मिलके अपनी आजादी ले ली और भारत की फौज ने उस ऑपरेशन को रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ, फेज 2 का ऑपरेशन। फेज 2 क्या करना था हमने, ये जो वेस्ट की साइड से पाकिस्तान ने भी लगातार हमले शुरू कर दिए थे हमारे बॉर्डर के ऊपर, एयर हमले भी, मतलब एयर अटैक। आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, नाम लेना चाह रहे हैं? मैं अभी आ रहा हूं उसके ऊपर। तो अभी क्या था कि हमारी जो फोर्सेस ईस्ट में थी, वो वहां से शिफ्ट होके कहां आ रही थी, वेस्ट की तरफ। वेस्ट में अपना फेज 2 को अंजाम देने के लिए, जिसके अंदर हम पीओके को लेते और वो जो जितने इलाके जो हम समझते हैं स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। आप नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल। अगर आप बात करें 65 की जंग की, कई ऐसी जगहें थी जहां पर हमने वो उसको कैप्चर करने के बाद भी छोड़ दिया और ताशकंद एग्रीमेंट के दौरान उसको हमने पाकिस्तान को वापस दे दिया। चाहे आप हाजी पीर दर्रे की बात करें, आप जो पुंछ, ये जो अपना रजौरी, सॉरी छंप जोरियां का सेक्टर है, ये तो बाद में 71 में दोबारा उन्होंने हमला किया था। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक टारगेट थे उसको हमने रिकैप्चर करना था और ये जो J&K का मसला था इसको पूरी तरह से हमने खत्म कर देना। मुझे बस 1 मिनट दें, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी देखिए, ये जो ऑपरेशन चली थी ईस्ट में और वेस्ट में तकरीबन एक साथ चली थी और कोई ऐसा नहीं, हेनरी किसिंजर का नाम आता है। 7th फ्लीट बे बंगाल में आ चुकी थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि आप कुछ करें और हमने किया, वो तो हिस्ट्री है। और इसकी प्रिपरेशन, लोग सोचते हैं 13 दिन की लड़ाई, 13 दिन की लड़ाई तो एक्चुअल जिस दिन हम लोग क्रॉस किए भी, अदरवाइज इसकी प्रिपरेशन 9 महीने चली थी। और उन्होंने, इंदिरा गांधी इसी तरह, जैसे अभी रूफिया है ना कि अभी कर दो, कल कर दो, परसों कर दो, इसी तरह। और मानिक शॉ ने कहा था कि नहीं, लड़ाई हमारे तरह होगी, आप इंटरवीन नहीं करेंगे। और लड़ाई हमने अपने तरीके से लड़ी, मिलिट्री तरीके से। और उस समय उन्होंने, उनको देना पड़ा, नहीं देना चाहती थी आपको स्ट्रैटेजिक ऑर्डर। जो मेन वेस्ट, इसमें पूरी लड़ाई यहाँ भी चली है, लड़ाई यहीं से शुरू हुई थी। सबसे पहले 71 की लड़ाई में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एयर, इंक्लूडिंग आगरे के ऊपर में पूरा एयर स्ट्राइक किया था। तो ये कहना कि हम लोग इधर नहीं थे, यहाँ पूरी लड़ाई चली है। सकड़गढ़ बल्ज का मेजर लड़ाई है जो आप दिखा रही थी, अभी आपका एक यहाँ आया था, सकड़गढ़ बल्ज यहाँ है। शकरगढ़ वाला प्लीज मैप, ये पूरा बल्ज, ये जो पूरा बल्ज है, ये कहाँ गया वो आपका? 1971 का। अच्छा, ये
छाछरा तहसील के बारे में भी बात हो रही है, सिंध के बारे में बात हो रही है, इससे पिछले छाछरा तो पीछे बात की बात है, वो तो बात की है। देखिए ये सकड़गल बल्ज है, ये पूरा बल्ज है ऐसे है, हाँ, और ये पूरा का पूरा यहाँ सियालकोट इनका यहाँ है, और ये पूरा का पूरा हमारे कब्जे में था। इसके अलावा हाजीपीर पास तकरीबन यहाँ से ये जो देख रही हैं यहाँ है, मुजफ्फराबाद से ये इलाका 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, एक दो नहीं, ये टोटल जो मैंने आपको बताया है, ये जो पूरा इलाका है 13,000 स्क्वायर जो है वो आज के दिन में 34,000 स्क्वायर, उसका 13,000 किलोमीटर हम लोगों ने पकड़ा हुआ। हमने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पकड़ लिया था, मगर हमारे अंदर था, मगर उसको हम लोगों ने टेबल पर 1972 इंदिरा गांधी शिमला के एग्रीमेंट तहत हुआ, जो हम उस पे हार गए मतलब हमको दे दिया। क्यों दे दिया आप बताइए भाई, यही हमारी प्रॉब्लम फौज की नहीं होती है। फौज इसलिए दे दिया कि आप दुनिया में ये दिखाना चाहते हैं कि हम गांधियों का देश है, बुद्धों का देश है, आप हमारे को तमाचा मारो हम दे देंगे। ये इसके पहले एक चीज और आपको बता दूं, 65 की लड़ाई की आपने बात किया था, उसको समझिए। मेरी बटालियन 46 है, हाँ, जो रगड़ी बटालियन है, वो बैटल ऑफ बरकी एक जगह है, आप शायद मैप लाइए तो समझाऊं। बैटल लाहौर के ठीक सामने एचोगल कनाल है, जिसकी हम अभी कनाल की बात कर रहे हैं, जो पानियों की बात करें, वो हमारे पानी से वो चलता है। वो छगल कनाल के ऊपर में बैटल ऑफ बरकी का पुलिस स्टेशन तक कैप्चर करके छगल कनाल में बैठी हुई थी, और जनरल हरबख्श वहां के आर्मी कमांडर थे। इवन उस समय हुआ कि असल उत्तर की लड़ाई, खेमखरन की लड़ाई, हम सब जगह आ गए, फिर हम उसको छोड़कर आ गए। हमारे को पाकिस्तान ने ये चलाया, जैसे अभी चलाता है ना कि पीओ के लेकर आओ, पीओ के ले आओ, उसका युद्ध में चले जाओ। सुनो बेटा, हाँ। सुनो, आप लोग तो ये सुनो, ये जो उस समय हुआ, एक उसने पाकिस्तान ने चलाया कि हमारे पास एम्युनिशन नहीं है, केवल 2 दिन का बचा हुआ है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत तगड़ी है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी में, जबकि लाल बहादुर शास्त्री एक अच्छे जय जवान जय किसान वाले थे, उन्होंने वहां से हमें निकलना पड़ा, क्योंकि ये नैरेटिव बनाया पाकिस्तान ने, और हम उस नैरेटिव में आ गए। अदरवाइज लाहौर आपके पास होता, लाहौर जो आज आप बात करती हैं, जो हमारे सिखों के 2 मेन करतारपुर की बात करते हैं कॉरिडोर, वो भी हमारे पास, वो हमारे पास थी, वो हमने ले, तो हमारे साथ। सर 65 की जंग की बात की, तो 65 की जंग से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन भी मैं सर दर्शकों के सामने रख दूं। 65 की लड़ाई में भी हमारी फौज पाकिस्तान के अंदर तक दाखिल हो गई थी, जैसे जनरल साहब बता रहे थे। बस लाहौर से 12 किलोमीटर दूर, बस लाहौर गिरने वाला, हम कुछ नहीं, हम उसको गिरने देते, मगर हम डर जाते हैं। जैसे अभी भी भारत चेता नहीं है, जिस तरह से मैं सुनता हूं डिबेट आदि, पूरी डिबेट नहीं पता, कर दो मर दो या पीछे आ जाओ, आप भी शायद ऐसे, तो बच्चों को नहीं पता है ये चीजें। बहुत 40 साल का तजर्बा जमीन, तब जाकर के ये चीजें आती है समझ, जो स्ट्रेटेजिक बैटल है। सर ये आप कह रहे हैं कि 1965 की जंग में भी, आप अभी थोड़ी देर पहले आप भी सर ब्रीफ कर रहे थे कि 65 की जंग में भी हाजीपीर दर्रे पर हम बैठे हुए थे, वो सब कुछ भारत ने कैप्चर कर लिया था, उसके बाद फिर उसे छोड़कर वो पीछे हटे। तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज की परिस्थिति में क्या भारत उस दिशा तक आगे जा सकता है? देखिए ऐसा है, ये हिस्ट्री के जो हमारे ब्लंडर है ना, ये ब्लंडर जो 1947 से चालू हुए। सबसे पहला जब हमारे प्रधानमंत्री चले गए यूनाइटेड नेशन, पहला ब्लंडर 1965 की जंग में ताशकंद में समझौता हुआ, हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनकी वहां मृत्यु हो गई, ठीक है, और हम लाहौर एंटर करने वाले थे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो J&K के अंदर उसने अपने रेगुलर SSG की फोर्स को इन्फिल्ट्रेट करा दिया था। उसने क्या किया था, 1965 की जंग में J&K को हड़पने की दोबारा चेष्टा करी, किसके माध्यम से, पाकिस्तान SSG और रेगुलर के माध्यम से। लेकिन J&K के अंदर वहां का कोई भी लोकल आदमी, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने आगे बताया हमारी भारतीय फौज को ये यहाँ पे छुपे हुए हैं, और भारतीय फौज ने उनको ढूंढ के मारा और पकड़ा उनको, किसको, पाकिस्तान के रेगुलर SSG के कमांडो को, जो इन्फिल्ट्रेट करके J&K के अंदर आ गए थे। 65 की जंग, ठीक है, वो पहली मार खाई। वहां से फिर हमने क्या किया, हमने कहा तुम J&K के अंदर आए हो, हम इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं अब मानेंगे, हम तुम्हारे अंदर चले जाएंगे, और हम लाहौर की तरफ बढ़ लिए।
और हम लाहौर एंटर भी कर जाते। 12 किलोमीटर दूर थे अभी। इछोगिल कैनाल, उसका पानी, ये कौन से समझौते के तहत क्या हुआ वहां? सिंधु जल संधि 1960 में हमारे प्रधानमंत्री ने जल संधि कर दी। हम पानी भी देंगे, कैनाल बनाने का पैसा भी देंगे, और हमारी भारतीय फौज इछोगिल कैनाल के आगे आगे रुक जाएगी लाहौर एंटर करने से पहले। ये सब हमारे ब्लंडर हैं। उसके बाद में आ जाइए आप 71 की जंग, हमने लिबरेट करा दिया किसको? बांग्लादेश को। बांग्लादेश, जैसे जनरल साहब ने बोला 9 महीने की प्लानिंग थी, और जनरल सैम मानेकशॉ में फील्ड मार्शल जो बाद में बने, उन्होंने पूरा प्लानिंग से बताया कि किस समय हमें हमला करना चाहिए, किस समय चीनी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे, सर्दियों का मौसम होगा, पासेस बंद होंगे, उस समय हम हमला करेंगे। तो हमने क्या चुना? दिसंबर का महीना। ठीक है, अभी क्या, अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई का महीना। सारे पासेस खुलने वाले हैं। ठीक है, चीन चाहे उधर से जाए, मदद करना चाहे वो कर सकता है पाकिस्तान की। तो अगर मैं आज का कंपैरिजन करूं और 71 की प्लानिंग का कंपैरिजन करूं, उसके अंदर अंतर है। अभी आप आ जाइए शिमला समझौते के ऊपर। 1972 में हमारे पास क्या था उस समय पाकिस्तान का? 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर। कितने? 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर। हमारे पास 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, जैसे जन साहब ने बताया, J&K के ऊपर का इलाका 13,000, और ये जो बल्ज नीचे बना था, टोटल इलाका कितना था हमारे पास? 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो हमने शिमला समझौते के दौरान, जो इंदिरा गांधी और मैं जो आप दोनों की बात से समझ पा रही हूं, वी ऑलरेडी डिड इट, ये हम कर चुके थे, ये हम आगे भी करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अलग अलग समय पर भारत ने अलग अलग कारणों की वजह से, कभी अपनी इमेज की वजह से, कभी ब्यूरोक्रेसी की वजह से समझौते किया, और इन्हीं में से एक समझौते का जिक्र मैं करना चाहती हूं। साल 1949 का एक समझौता, जिसके तहत कश्मीर में AJK काउंसिल बनी, और इसी समझौते के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन टेम्पररी तौर पर पाकिस्तान को सौंप दिया गया। 1970 तक गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नहीं था। सोचिए जरा, आजादी के बाद हमें चुनाव में मत करने का अधिकार था जब हमारा संविधान बना, लेकिन 1970 में गिलगिट बाल्टिस्तान को यह अधिकार मिला। और सब कुछ कहां से आज भी तय होता है? वो इस्लामाबाद से तय होता है। जो इस्लामाबाद तय कर देगा वही गिलगिट बाल्टिस्तान में होगा। अब ये गिलगिट बाल्टिस्तान हो या फिर पूरा POK की हम बात करें, ये अंग्रेजों का दिया हुआ जख्म है हिंदुस्तान को। फिलिस्तीन के मुद्दे पर ब्रिटेन पहले से ही इस्लामिक मुल्कों की नाराजगी झेल रहा था, और जब जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का मुद्दा लेकर यूनाइटेड नेशन पहुंचे, सर आप जैसा कह रहे थे, तब ब्रिटेन को यह लगा कि उनके पास ये बड़ा मौका है, एक बार फिर से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ, यानी मुसलमानों की तरफ अगर वो झुकाव रख देते हैं तो इस्लामिक मुल्कों को वो खुश कर सकते हैं। और जनरल सिन्हा साहब, यही शायद सबसे बड़ी गलती हुई, यही सबसे बड़ी गलती। देखो बेटा, एक चीज मैं बताऊं, 1947-48 ठीक है, हमारे जो राजनीति थे या हमारे जो एक्चुअल एडवाइजर थे, उनको ये ना पता हो कि किस आर्टिकल में हम UN में जाएं। UN में जब आप गए तो आर्टिकल 4 फिर 6 पे गए, तो आपने सबसे बड़ा जो किया, पहले जिसमें गए, इसका मतलब है डिस्प्यूटेड एरिया। हम बोल रहे हैं, जो भारत बोल रहा है ये हमारा इलाका नहीं है, ये डिस्प्यूट है हमारे और इनके बीच। कहना चाहिए कि ये इन्वेजन है, ये इन्वेजन है, ये हमारा इलाका है, क्योंकि राजा जो इसके पहले जो डोगरा थे, जो हमारा है लेटर ऑफ एसेशन, उसके अनुसार ये हमारा इलाका है, गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा इलाका है। मगर हम UN में जब जाते हैं तो ये हमारी या समझ की गलती या हमारे क्या डिजाइन है, अभी तो उसके ऊपर में कुछ नहीं होगा, कि हम कह देते हैं कि ये हमारा एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ये हम दोनों की विवाद का। आपकी जब जमीन की लड़ाई होती है, यदि मैं जमीन का मालिक हूं तो मैं कहूंगा ये जमीन मेरी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे उनके बीच में लड़ाई है जमीन, तो ये डिस्प्यूटेड है। हम वहां चले गए, सब बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, हम अपने पैरों में हर एक बार कुल्हाड़ी मारते रहे। 93,500 जो प्रिजनर ऑफ वॉर, इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। उस समय आज 6.5 लाख की आर्मी है, 1 लाख के आर्मी, उसकी आर्मी हमारे अंदर थी, उनके हथियार, गोला बारूद, सब चीज हमने सब वापस कर दिया, और हमने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, और आप जो LOC बोलती हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो जो लाइन सीज फायर लाइन था, उसको कह दिया लाइन ऑफ कंट्रोल लाओ, मैप लाओ, हम साइन कर देते हैं। और टेबल पे भुट्टो और यहां इंदिरा गांधी जी ने दोनों ने बैठ करके साइन कर दिया कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, मतलब ये मोरलेस IB है, आपको हम दे दिए।
आप कुछ तो लड़ाइयां वहां हैं। और आज के दिन में यही खुशी है 2010 के बाद अभी तक, खास करके 2016 के बाद जब हमारी नीतियां बदली, उरी हुआ, जब हमारा पुलवामा हुआ, पठानकोट तक हम शायद उसी लाइन पे घूम रहे थे। अब हम पूरे के पूरे, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं और ये जो अभी हो रहा है, और बेटा अभी आप लोग समझते, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था जब आया कि आप कहती हैं या तो कर लो या छोड़ दो। बेटा ये लड़ाई लंबी है, 4 फ्रंट की लड़ाई है। इसमें पाकिस्तान है, चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है, बांग्लादेश है इधर, और हमारे अंदर बैठे हुए लोग, वो एक फ्रंट है। यदि हमने नहीं किया ओवरग्राउंड वर्कर को काम, ये देश को कोई संभाल नहीं पाएगा। और पीओके का सर, मैं इस बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हुए, पीओके के जो हम 2 इलाके की बात कर रहे हैं, एक तो हमने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की भी बात की, हम गिलगिट बाल्टिस्तान की भी बात करें, हम स्कर्दू की भी बात करते हैं। नीलम वैली आपने बताया, स्कर्दू बेटा गिलगिट बाल्टिस्तान में है। तो एक चीज आपको बता दूं, एक बड़ी गलती कब 99 में कारगिल वॉर में हमने जो की, कारगिल वॉर हम डिविजनल लेवल तक, जिसमें हम उसको टैक्टिकल एंड ऑपरेशन लेवल तक जीता। मैंने लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान के अंदर से लड़ी है। हमने सकर्दू के पहले, जैसे हमारा इलाका पड़ता है, हमने एक बहुत सारी हाईटेक पकड़ी, नाम नहीं लूंगा, वो हमने पकड़ा। हमें हुक्म था कि आप जो एलओसी कहते हैं, एलसी कहते थे, उससे एक कदम नहीं जा सकते। ये हमने अपने आप को बोल दिया। पाकिस्तान आ सकता है हमारे का, मगर इंडियन आर्मी एक कदम ऐसे आगे नहीं ले सकती है। आप लड़ना है तो अपने इलाके में लड़ो, पहाड़ के ऊपर चढ़ाइयों में चढ़ो, पीछे से मत सुनो, सुनिए बेटा, सुनो, ये इलाका कौन सा, थोड़ा इसमें मुझे ये देखो बेटा, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ये देखो, कैन आई एक्सप्लेन इट टू हिम। देखिए एग्जैक्ट इलाका जो है ये कारगिल है जी, ये कारगिल है। ये जो देख रही है ये चोर बाटला है, चोर बाटला। यहां से ये टर्न करती है, ये 5260 जिसको हम कहते हैं, ये इलाका जहां से ये सियाचिन ग्लेशियर यदि यहाँ है तो उसी का एक्सटेंशन है, साउथ का इलाका है। हमारी बटालियन इधर थी, सकर्दू आपने यहां दिखा दिया, सकर्दू यहाँ है। यहां से ये जो सियोक रिवर आ रही है, सियोक, और ये यहां से ऐसे करके जा रही है इंडस रिवर, उसमें मिलती है। हम लोग ने ये इलाका कैप्चर किया हुआ है, मगर हम आज भी नहीं दिखाते, आपके मैप में भी ये नहीं दिखता। अच्छा, एट प्रेजेंट हम यहाँ पर हैं, हम लोग हैं इन हाइट पे, मगर लोग इतने डरते हैं हम कि हम इसको भी नहीं दिखाना चाहते। इसके लिए जो यूनिटें करी हैं उनको, तो ये बात कितना बड़ा ये इलाका है, अगर आप यदि आप यहां से करें, यही हाइट है, इसके बाद तो ऐसे नीचे की तरफ रास्ता जाता है, आप सीधा यहां जा सकते हैं, वो आपको रोक ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे जो हाइट है वो हमारे पास में है नीचे, हाँ, और ये हमारे लोगों के दिमाग में आता ही नहीं कि ये स्ट्रेटेजिक प्लेस है। आप स्ट्रेटेजिक प्लेस हाजी पीर करते हैं, हमने इधर पकड़ा हुआ है, मगर ये करें, हम कुछ ना करें तो दिखाएं तो सही। हम अभी एक और बात जनरल साहब ने जो बोला ना, जो पाकिस्तान ने क्या बोला कि मैं शिमला समझौते को एब्रोगेट कर दूंगा या कर रहा हूं। अगर वो उस समय कर दिया होता तो हमारी फोर्सेस ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं रुकती, कारगिल के टाइम कहां पहुंच जाती, हम सकर्दू होते, हम स्कार्दू में पहुंच जाते। यहां से हमें यहां तक जाना था बस, वो तो हमें जाना है ना, मगर आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। वो हमने बोला सैक्रोसेंट, क्यों अमेरिका ने बोल दिया, हमारे जितने हवाई जहाज है कहां हमला कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, हमने क्रॉस ही नहीं करी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये हमारी भारतीय फौज की आज भारत की एक बड़ाई है। आज भी एग्रीमेंट था तो एग्रीमेंट था, आज भी लोग जिंदा हैं जो ये डिसीजंस लेते हैं, लिया है, मगर ये बड़ी बड़ी भूल है, बड़ी भूल है। छोटे लेवल पे हमारे यंग ऑफिसर, सीओ, ब्रिगेड कमांडर, इवन जीओसीज, जो बैटल थी, मगर हर लेवल पे अभी लॉस्ट दिस बैटल। मैं आपको बता रहा हूं, हम कहते हैं ना ये 72 में हम लॉस्ट कर गए पूरा का पूरा हमारा जो बांग्लादेश बना के इस पाकिस्तान, हम तो कारगिल दिवस मनाते हैं, मगर कारगिल दिवस तो मनाते हैं, उसको विक्ट्री कहते हैं, विक्ट्री है, बहुत बड़ी कुर्बानी ली है यंग लोगों ने। दो बातें, आज मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन 2 बातें जो आप लोगों से चर्चा करके मैं समझ पाई हूं, वो ये कि हम पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुके थे जिसे हमने गंवाया। आज की तारीख में जब बार बार पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादी हमें वो जख्म दे रहे हैं, या यूं कहें कि पाकिस्तानी फौज ही हमें जख्म दे रही है,
तो एक और ये मौका है कि इससे बड़ा कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन वो एक्शन कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, शायद वो यहां पर आपको स्टूडियो में तभी पता चलेगा जब वो हो चुका होगा। केवल वो तस्वीरें सामने आएगी, वो खबर सामने आएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए।